नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। 7-8 मिनट सिर्फ आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान में कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? ये सवाल से बड़ा सवाल ये हो गया है कि कांग्रेस राजस्थान में जितनी सीटें जीत रही है, क्या उसकी दुगनी ढाई गुना सीटें कांग्रेस के खाते में उत्तर भारत में और हिंदी पट्टी के राज्यों में राजस्थान कांग्रेस के प्रयासों के कारण चली जाएगी? ये बड़ा सवाल है। अब कितनी सीटें जीत रही है? कांग्रेस का दावा 10-12 सीटों का है। फलोदी सट्टा बाजार का दावा 7-8 सीटों का है। आमतौर पर लोग 8-9 सीटों की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितनी सीटें जीत रही। अगर 9 सीटें जीत रही है तो कम से कम 18 अतिरिक्त सीटें राजस्थान में कांग्रेस की जीत को लेकर या रुझानों को लेकर जो नैरेटिव बना है, जो छवि बनी है, जो प्रचार प्रसार हुआ है, जो माहौल बंदी हुई है, उसका फायदा कम से कम 18 सीटों पर कांग्रेस को उत्तर भारत के और हिंदी पट्टी के राज्यों में हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि हवा हवा का असर होता है। आम का असर किसने देखा है? हम भी एक अपनी हवा बांधते हैं। लेकिन राजस्थान में जो हवा बंधी, उससे कांग्रेस में फ्लोटिंग वोटर में तमाम लोगों में एक नया उत्साह आया। जिस राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटें लगातार 2 बार जीत रही थी, उस राजस्थान में अगर माहौल बंदी इस रूप में हो रही है कि कांग्रेस 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6 नहीं तो 9 सीटें नहीं तो 10 सीटें जीत सकती है और सशक्त तरीके से उभरी है, कुछ सीटों पर कांटे का मुकाबला है, वोटिंग परसेंटेज 200 में से 173 में उदासीन वोटर रहा है, तो ये सारी चीजें कांग्रेस के पक्ष में जाती आमतौर पर लोग कह रहे हैं। लेकिन असर इसका नहीं है। असर ये है कि मेरे पास जैसे कलकत्ता से, बिहार से फोन आए कि साहब ये रविंद्र भाटी कौन है? कौन है रविंद्र भाटी? निर्दलीय, जो बीजेपी के कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को तीसरे नंबर पर धकेल रहा है। अब खुद जीतेगा या उमेदाराम बेनीवाल जीतेंगे कांग्रेस के? उमेदाराम की उम्मीदें ज्यादा बताई जा रही हैं। तो माहौल बनता है कि मोदी जिसके प्रचार में गए वो कृषि राज्य मंत्री राजस्थान में हार रहा है। बगल के जोधपुर में जल शक्ति मंत्री, जिसको मोदी पिछली बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे, बना भी देते अगर वसुंधरा की अड़ंगेबाजी नहीं होती, वो कांटे के मुकाबले में फंसा हुआ है। और तो और खबरें इस रूप में बाहर जा रही हैं कि लोकसभा अध्यक्ष, संवैधानिक पोस्ट, चौथे नंबर की संवैधानिक पोस्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हार जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं मामूली अंतर से जीतेंगे। फिर बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कांग्रेस का इतना बड़ा आदिवासी नेता गया, वो हार सकता है। राहुल कस्वा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और जीत रहे हैं। यहां तक सीपीएम, जो पूरे उत्तर भारत में सुपड़ा साफ है, केरल को छोड़कर वो कहीं नहीं है, वो राजस्थान के सीकर में अमराराम के रूप में कांग्रेस गठबंधन के साथी के रूप में सीट निकाल रही है। तो असर पड़ता है, यूपी में असर पड़ता है, बिहार में असर पड़ता है, मध्य प्रदेश में असर पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, कर्नाटक में भी असर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय राजस्थानी वहां भी रहते हैं। अब कुल मिलाकर इससे क्या असर पड़ता है? पहला असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पड़ता है। जो उत्साहहीन था, घर बैठा हुआ था, उसको लगा कि राजस्थान में कांग्रेस जिंदा हो रही है तो हमारे यहां भी जिंदा हो सकती है, तो नए उत्साह में आता है। इसी तरह फ्लोटिंग वोटर, जो अनडिसाइडेड होता है कि क्या करेंगे कांग्रेस को वोट देकर, कुछ आना जाना तो है नहीं, पिछली बार 54 जीती थी, इस बार 64 जीत जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उसको लगता है कि राजस्थान की 25 में से 8-9 सीटें, यानी 1/3 से ज्यादा सीटें कांग्रेस निकाल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं 50% हो सकता है। यानी कांग्रेस पर गौर करना चाहिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ लेना चाहिए। इसी तरह आम जनता में भी कांग्रेस को लेकर रुचि पैदा होती है। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक जो अब घर बैठ गया है, वो गांधी टोपी भी उसने कब से, कुर्ता भी कब से ट्रंक से नहीं निकाला है, उसने भी ट्रंक से खोलकर कुर्ता निकाला है, प्रेस किया है और सड़कों पर आया है, क्योंकि उसको नया उत्साह नजर आ रहा है। इसके लिए मोदी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए राजस्थान में कांग्रेस को,
एक तो माहौलबंदी वैसे ही हो रही थी, कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, एंटी इनकम्बेंसी पर खेल रही थी, जातीय समीकरण बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के हावी हो रहे थे, कहीं अग्निवीर चल रहा था, कहीं महंगाई का मुद्दा, कहीं बेरोजगारी का मुद्दा, कहीं आरक्षण का मुद्दा, ये सब धीरे धीरे कुछ अलाव चल रहे थे। लेकिन मदद कर दी किसने? राजस्थान का नाम देश भर में, पूरी दुनिया भर में पहुंचा दिया किसने? मोदी जी ने। बांसवाड़ा में आदिवासियों के बीच ही उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मंगलसूत्र कांड, ये कहा था कि ये कांग्रेस वाले सत्ता में आ गए तो आपका हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। पूरी इंटरनेशनल प्रेस में इसकी चर्चा हुई। सब जगह क्या हुआ? इन ट्राइबल सिटी बांसवाड़ा ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का नाम फिर चर्चा में आ गया। टोंक सवाई माधोपुर में भी इस तरह की बात की। तो कुल मिलाकर मोदी ने भी क्या माहौल बनाने की कोशिश की, एक बात ये सब दिखाई दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2019 में बीजेपी इतने लाखों वोटों से जीती, राजस्थान में 2.5-3 लाख वोटों से ज्यादातर सीटें जीती, 7 सीटें 4 लाख के अंतर से जीती, इतना बड़ा फासला कैसे पटेगा? लेकिन सीएसडीएस के संजय कुमार कह रहे हैं कि 2009 और 2014 से कंपेयर मत कीजिए 2024 को। 2024 अलग चुनाव है, 2019 एक्सेप्शनल चुनाव था, 2014 एक्सेप्शनल चुनाव था। एक में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अन्ना के द्वारा खड़े किए आंदोलन का फायदा बीजेपी को मिला। पूरे देश में भ्रष्टाचार का पर्याय मनमोहन सिंह बन रहे थे और भ्रष्टाचार से निजात दिलाने में अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। तो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने नरेंद्र मोदी को स्वीकार लिया, दिल्ली के स्तर पर लोगों ने अरविंद केजरीवाल को स्वीकार लिया। 2019 में पुलवामा हो गया, तमाम चीजें ठप गई। दबादब कांग्रेस का वोटर भी बीजेपी के पक्ष में वोट देने बाहर निकल आया। राष्ट्रवाद, राष्ट्र का सवाल था, घुसकर मारा है बालाकोट। लेकिन 2024 में ऐसा कुछ नहीं। 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल बाद अपने आप एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। 10 साल बाद बोरडम होना शुरू हो जाता है। और फिर किसी बड़ी पार्टी का बड़ा नेता अगर अहम की बात करे, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं की बात करे, तो लोगों को थोड़ी सी एलर्जी टाइप भी होनी शुरू हो जाती है। एक शेर भी है कि खुदा मुझे इतनी खुदाई ना दे, खुदा मुझे इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। फिर पढ़ता हूं, खुदा मुझे इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। तो राजस्थान ने एक नैरेटिव सेट किया है पूरे उत्तर भारत में। जिस उत्तर भारत में कांग्रेस के पास मामूली सी सीटें थी, उत्तर भारत की बात करो तो जम्मू कश्मीर में गोल थे, पंजाब में 13 में से 8 सीटें थी, हिमाचल में अंडा, उत्तराखंड में अंडा, हरियाणा में अंडा, दिल्ली में अंडा, राजस्थान में 0, मध्य प्रदेश में 1, छत्तीसगढ़ में 2, बिहार में 1, यूपी में 1, पश्चिम बंगाल में 2, झारखंड में शायद 1। बस सुपड़ा साफ। लेकिन अब अगर अकेले राजस्थान में कांग्रेस को उतनी सीटें मिलती दिख रही हैं, उससे भी डबल सीटें मिलती दिख रही हैं जो 2019 में पूरी हिंदी पट्टी और पूरी नॉर्थ की पट्टी में मिली थी, अगर पंजाब को माइनस कर दे तो अपने आप में तो सवाल उठता है कि ये माहौलबंदी का असर तीसरे चरण की वोटिंग में क्या जरूर पड़ेगा, क्योंकि तीसरे चरण में कांग्रेस और बीजेपी का मोटे तौर पर आमना सामना हो रहा है। और 1-to-1 मुकाबले में पहले 2 चरण में राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी को थोड़ा बैकफुट पर लाया है। बीजेपी में जो परेशानी है, बेचैनी है, पेशानी पर जो बल पड़े हुए हैं, वो कम से कम दर्शा रहे हैं। तो तीसरे चरण में तो 1-to-1 मुकाबले की स्थिति में क्या कांग्रेस को, राजस्थान कांग्रेस की ने जो माहौल बनाया है उसका फायदा मिलेगा? बहुत संभव है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।